हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैं 5 से 8 तक लगाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु मतलब क्या होता है? देखिए, मैं साथ साथ चित्र भी बनाती चली जा रही हूँ। इसमें देखो, उल्टा शंकु मतलब ये इस तरह का उल्टा शंकु बनता है, कुछ ऐसे बना हुआ होगा, तो इसको हम लोग उल्टा शंकु बोलते हैं, ठीक है। ये होता है उल्टा शंकु, ओके। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मतलब ये बीच वाला पोर्शन, ये यहाँ से जो यहाँ तक की ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला है कि और इसके सिरे जो खुला हुआ है, इसका जो ये सिरा है ये खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी इस सिरे की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी यहाँ पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, अच्छा, डाली जाती है। इसका मतलब इसमें कांच की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। शीशे की मतलब कांच की है, तो कांच की जब इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, और जो गोलियां डाली जाती है ना, वो सारी की सारी जो गोलियां है ना, वो एक गोला है, ठीक है, एक गोले की आकृति का है, ये बोला गया। और जो उसकी त्रिज्या है, जो गोलियां है ना, उनकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो छोटी छोटी कुछ गोलियां डाली जाएंगी, अब पता नहीं कितनी है, ठीक है, डाली गई हैं। तो चलिए, अब इनमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग, तब क्या होता है कि जो इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका एक चौथाई भाग, ठीक है, जो पानी भरा हुआ है उसका एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको ये बताना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई होंगी कि इसका एक चौथाई भाग पानी से बाहर निकल जाता है। तो सीधी सी बात है कि एक चौथाई भाग गुणे शंकु का आयतन बराबर n गुणे गोलों का आयतन, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? भाई, एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है, किसका? शंकु का। तो इसका मतलब कैसे लगाएंगे कि 1/4 गुणे शंकु का आयतन, और बराबर किसके? भाई, बराबर में क्या? गोलियों की संख्या डाली गई, गोलियां डाली गई, तब तो ही ये बाहर निकला था पानी। तो इसका मतलब क्या है कि गोलियों की संख्या को n मान लेंगे, तो n गुणे और क्या? गोले का आयतन, या फिर गोलियों का आयतन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा हम लिख लेते हैं कि जो ये गोलियां हैं, तो गोलियों की त्रिज्या, यानी गोलियों की त्रिज्या मतलब जो वो एक गोला होगा, ठीक है, ये एक जैसी गोला हमने साइड में बना लिया छोटा सा। तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। तो जो ये गोला है इसकी त्रिज्या, अच्छा, इसको R1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं। एक तो ये जो गोलियां पड़ी इनकी त्रिज्या अलग है, और जो ये शंकु है इसकी त्रिज्या अलग है। तो फिर गोलियों की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। तो ये क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गई गोलियों की त्रिज्या। इसमें अब अच्छा, और कुछ नहीं दिया गोलों के बारे में। अब दिया है शंकु के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं, क्योंकि भाई ये R1 मान चुके हैं, उसको R2 मानना पड़ेगा। तो शंकु की त्रिज्या को R2 मानते हैं, और ये है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? 5 सेंटीमीटर। और फिर शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। h इज इक्वल्स टू क्या? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब बस हमें आयतन निकालना है। नहीं, आयतन नहीं, हमें क्या निकालना है? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी है। तो लिख देंगे कि माना गोलियों की संख्या बराबर n। तो हमने गोलियों की संख्या को n मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि n गुणे, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि n गुणे, भाई गोलियों की कुछ संख्या होगी और वो सारे के सारे गोले हैं, तो n गुणे यहाँ पर क्या? गोले का आयतन। अच्छा, एक बार लिख लेते हैं, ये अभी ना लिख करके यहाँ लिखते हैं कि गोले का आयतन, क्योंकि सारे के सारे गोले ही तो हैं। तो n गुणे गोले का आयतन, और n का मतलब है वहां कितने गोले पड़े होंगे, अभी हमको नहीं पता, यही तो निकालना है ना। तो n गुणे गोले का आयतन बराबर में क्या? 1/4। अच्छा, 1/4 क्यों? क्योंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है, और किससे निकलता है? शंकु से, इसलिए 1/4 भाग गुणे शंकु का आयतन। ये चीज समझ में है कि ये हमने कैसे लिखा है? तो इसको ऐसे लिखना था, क्या? शंकु का आयतन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब बस इसमें मान रख देंगे, यानी कि फार्मूला रखेंगे। तो n गुणे, अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3। लेकिन गोले के आयतन, अच्छा, गोले की त्रिज्या को हमने R1 माना, इसलिए यहाँ पर हम R1 लिखेंगे, ठीक है। बराबर, यहाँ बराबर लगा लेते हैं 1/4, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3। यहाँ गुणे लगा लेते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु के आयतन में जो आर आया है, तो शंकु की त्रिज्या को हमने R2 माना, इसलिए यहाँ पर हम R2 लिख लेंगे छोटा सा, ठीक। चलिए, वैल्यूज रखते हैं। अच्छा, वैल्यूज रखने से पहले देखते हैं दोनों में क्या क्या कट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ना बराबर में है, तो बराबर में सामने सामने की जो चीजें कट हो रही है कट कर लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब 4 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी कि ये अंश में है, ये हर में है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। अब जो बचा वो लिखते हैं, क्या बचा? n
गुणे यहाँ 4 बचा है, 4 लिख लेंगे और r1 की घात 3 लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा, 1/4 बचा हुआ है और यहाँ क्या है r2 का स्क्वायर और h। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखेंगे और n की वैल्यू निकालनी है, तो n का मान तो नहीं रखना है क्योंकि पता ही नहीं है भाई, n का ही तो निकालना है। ठीक है, तो 4 गुणे और r1 की घात 3। अच्छा, r1 कितना है, r1 यहाँ पर है 0.5, इसकी घात कितनी है 3 भाई, 0.5 इसकी घात है 3। ठीक है, यहाँ पर 1/4 गुणे r2 स्क्वायर, तो r2 का मान कितना है हमारे पास, r2 की वैल्यू कितनी 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। क्या, 5 का स्क्वायर, 5 की घात 2, तो 5 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर गुणे, और h की वैल्यू 8 है। 8 हमको पता है कि यहाँ पर h की वैल्यू ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। बस ठीक है, कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब और अच्छा, ये कट हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि सामने सामने अगर कुछ कट होता है तो हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो n गुणे 2, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 5 25 पंजे 125, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 125। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, अब यहाँ पॉइंट है एक अंक में, तो घात 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 अंक में पॉइंट लगेगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि पॉइंट हमने कैसे लगा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो हम साइड में यहाँ बताई दे रहे हैं क्या, 0.5 की घात अगर हमने 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 या 0.5 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे, 0.5 या 0.5 0.5 0.5। 5 का 5 से 25, 25 का 5 से 125, 125 तो ये हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 अंक है तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद एक अंक ये है, फिर दूसरा अंक ये है, ये भी पॉइंट के बाद है, तीसरा अंक ये है, ये भी पॉइंट के बाद है। इसका मतलब 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो इस तरह से समझ लीजिए। चलिए, ये हो गया क्या 0.125। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 हो जाएगा। अच्छा, और तो यहाँ से कुछ बचा नहीं है हमारे पास, तो फिर n बराबर क्या 25, ऊपर ये ऐसे रहेगा और बटे में ये जो संख्याएं है ना ये बटे में चली जाएंगी। क्या, 2 गुणे और यहाँ क्या है 0.125, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, तो ऊपर 3 0 बढ़ा लेंगे 1 2 3। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, 25 से ही कट कर लेते हैं, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, तो ऊपर आ गया कितना 1000। तो हम ये कह सकते हैं ऊपर तो हमारा 1000 है, बटे में 2 पंचे 10, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आया 100 100, यानी कि जो गोलियों की संख्या है वो 100 है। इसका मतलब इसमें 100 गोलियां डाली गई होंगी, तब एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल आया होगा। तो क्या लिख देंगे कि गोलियों की संख्या n बराबर कितना 100, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन हो। ठीक है, तो एक पहले बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर हो और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है, तो जो बेलन बनाएंगे उसके ऊपर एक और बेलन बनाएंगे, तो दूसरे बेलन की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ व्यास दिया है और यहाँ त्रिज्या है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। अच्छा, और क्या दिया है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, मतलब लोहे का स्तंभ एक खंभा टाइप बना रहे हैं। तो पहले एक बड़ा बेलन बनाया गया, उसके ऊपर एक छोटा सा बेलन बनाया गया, तो खंभा टाइप का एक बना रहे हैं स्तंभ। ठीक है, फिर इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के पहले तो हमें आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 8 ग्राम होता है। तो पहले तो हमको इसका आयतन ही निकालना पड़ेगा। फिर पाई का मान भी हमको दिया है क्या 3.14, यहाँ पर पाई का मान भी साइड में हमको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा चित्र ही बना लेते हैं यहाँ पर साइड में, कि एक तो पहले एक बड़ा बेलन बनाया गया है, जैसे ये मान लिया कि हमने ये बड़ा बेलन है। ठीक, तो बड़ा बेलन, अच्छा ये हमने एक बड़ा बेलन बना लिया। अब इसके ऊपर एक छोटा बेलन बनाना है, छोटा और थोड़ा पतला, इतना चौड़ा नहीं बनाना है, छोटा और थोड़ा पतला। तो ये बना लिया हमने ऐसे करके, तो कुछ ऐसे आकृति बनेगी। या ये जो छोटा वाला बेलन है हो सकता है बीचों बीच में बना, हो सकता है साइड में बना, हो सकता है इस साइड में बनाओ, ऐसा कुछ लिखा नहीं इसमें कि ये छोटा वाला बेलन क्या बीचों बीच में बना हुआ है या इस साइड या इस साइड, तो उसको कहीं पर भी हम बना सकते हैं। ठीक, तो अब बड़े बेलन की जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है और ये छोटा बेलन है। ठीक है, छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, तो इस छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर की बोला है। और छोटे बेलन की त्रिज्या मतलब इतना भाग ये दिया है, r बराबर कितना 8 सेंटीमीटर छोटे बेलन के लिए, और बड़े बेलन का व्यास दिया है, मतलब ये पूरा का पूरा हमको पता है कि 24 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा 12 सेंटीमीटर ही तो होगा भाई, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें जो कुछ दिया है वो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 बेलन है, तो अब हम छोटा और बड़ा बेलन करके लिखते हैं। तो छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या को हम मानते हैं r1, क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिज्याएं हैं तो r1 और r2 मानते हैं। इसको मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं r2, और ऊंचाई को भी इसको h1 मानेंगे और इस ऊंचाई को h2 मानेंगे। ठीक है,
R1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई भी लिख लेते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये h1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग ऊंचाइयां हैं तो एक को h1 एक को h2 मानना पड़ेगा। फिर क्या है, बड़े बेलन की बारी आती, तो बड़े बेलन की त्रिज्या, तो बड़े बेलन की त्रिज्या जो है वो R2 है और R2 का मान है 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा 24 दिया है तो हम 12 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बड़े बेलन के लिए बड़े बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई h2 मानेंगे, तो h2 क्या है हमारे पास, 220 सेंटीमीटर। तो सभी की सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो किसी को हमें चेंज कुछ भी नहीं करना है। अब क्या लिखेंगे, अब हमें बोला था कि जो ये स्तंभ है ना, इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन कैसे, बराबर क्या, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। भाई यही तो लिखते हैं, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। ये हमको ये ऐसे ये हमको लिखना था, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, ठीक है। तो छोटे बेलन का आयतन क्या है, अच्छा छोटे बेलन का आयतन हम उसका क्या फार्मूला रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें R1 और H1 कर देंगे। भाई R1 H1 ये दोनों अलग अलग चीजें, प्लस बड़े बेलन के लिए पाई तो वही चीज रहेगी, पाई तो वही चीज रहेगी, लेकिन बड़े बेलन का आयतन में हमें क्या लिखना है, R स्क्वायर एच, और इसको R2H2 कर देंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग है इस वजह से। अब पाई आर स्क्वायर H1 और पाई आर स्क्वायर टू H2 से हम कॉमन लेंगे, तो क्या पाई कॉमन मिलेगा, भाई दोनों में पाई है तो हमने पाई कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, R1 स्क्वायर H1 प्लस क्या R2 स्क्वायर H2। अब इसमें मान रखेंगे, ठीक। और पाई का मान हमको दिया है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई। अब यहाँ अंदर मान रखेंगे, तो R1 स्क्वायर का मान क्या है, R1 का 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर, गुणे H1 का मान है 60, देखिए H1 का मान 60 लेना है हमको, तो 60 रख देंगे, प्लस R2 का मान क्या लेना है, 12, तो यहाँ रखेंगे 12 का स्क्वायर, और H2 का मान लेना है 220, तो यहाँ रखेंगे 220। बस इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है खास। तो 3.14 गुणे, अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ 8, तो 8 अट्ठे कितना 64, 64 मल्टीप्लाई 60, प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर 144 होता है, मल्टीप्लाई 220, ऐसे लिख देंगे। अब हम चाहे कॉमन भी निकाल सकते हैं या बिना कॉमन निकाले भी कर सकते हैं। चलिए, तो बिना कॉमन निकाले ही कर लेते हैं, वैसे कर सकते थे। तो छः, अच्छा अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो लगा देंगे, 6 चौके 24 का 4 और 6 छंग 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से जीरो तो लगा देंगे, 22 का करेंगे 44 में, तो 22 चौके 88, 88 का 8, फिर 22 चौके 88, और 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 9 कैरी हो जाएगा, तो 22 एकम 22, और 22 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 31, 31 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 0 का 0 रहेगा, और 8 4 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, और 6 8 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, और ये 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना था 3.14, ओके। तो 4 का 0 में 0, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और 2 22, और 4 3 जा 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ये हो गई 4 की मल्टीप्लाई। अब 1 का 1 में 0 का 0, और 2 5 5 3, ये तो हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 का 0 में 0, और 3 का 2 से 6, 3 का 5 से 15, और 3 5 15 1 16, 3 के 9 और 1 10। ये हमारी मल्टीप्लाई भी लगभग लगभग हो ही गई। 6 5 11, तो 13 का 3 हासिल 1, 5 5 10 14 1 15 का 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 11 का 1 हासिल 1, तो 1 हासिल यहाँ लग जाएगा। 1 2 पीछे से 2 अंक गिनेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 1 1 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आया है वो लिखेंगे 111532.8, जीरो अच्छा लगा देते हैं, ठीक है, फिर अगले स्टेप में जीरो भी हटा देंगे। ये तो आया है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था वो आया है। अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 8
ग्राम है, तो फिर इतने सेंटीमीटर क्यूब का लोहे का द्रव्यमान कितना होगा भाई? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 111,532.8 और सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या? 111,532.8 मल्टीप्लाई कितना? अब ये 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 8 64, 64 का 4, फिर 8 दूनी 16 और 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 3 24, 25 26, तो हासिल 2, फिर 58 40 और 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल 4 और 8 एकम 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 और 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8, यानी कि ये आ रहा है। पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? तो पॉइंट यहाँ पर एक अंक के बाद लगा देंगे और ये जी यहाँ पर लिख देंगे ग्राम। अच्छा, ये तो हो गया ग्राम में आंसर, लेकिन हमें इसका आंसर कैसे निकालना था? हमें इसका आंसर निकालना था किलोग्राम में, ठीक है? तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो ये आंसर आया है हमारे पास, क्या आया है? 892262.4, इसकी 1000 से, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है 1 2 3 3 अंक गिन के लगाएंगे। कहाँ? यहाँ से। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब 892.2624, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम। लेकिन पॉइंट के बाद या तो हम 2 अंक लेते हैं या तो हम 3 अंक लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। तो पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 अंक ले लेंगे यहाँ, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 892.26 और ये क्या? केजी, किलोग्राम। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब शंकु की, जो यहाँ पे शंकु सम्मिलित है लिखा है, मतलब शंकु की जो ऊंचाई है 120 है और उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर बोला है सम्मिलित है, ठीक है? शंकु सम्मिलित है और उसमें क्या सम्मिलित है? जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी कि जो ठोस है उसमें शंकु और अर्धगोला दोनों है। तो जो अर्धगोला है उसकी जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है? फिर बोला है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। तो एक लंबवृत्तीय बेलन है और जो ये आकृति बनेगी ना शंकु और गोले को मिलाकर के, उस बेलन के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है? उसमें पानी भरा हुआ था। तो यही लिखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी कि बेलन का जो नीचे का पॉइंट है ना, सबसे लास्ट पॉइंट, उसको टच कर रहा होता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या 60, अच्छा यहाँ पर सभी की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ना एक बार 60 सेंटीमीटर ले लेंगे और तीनों में यूज कर लेंगे, क्योंकि सभी की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर ही है। और ऊंचाई क्या है? 180 सेंटीमीटर। तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में कितना पानी शेष बचेगा वो हमें ज्ञात करना है। अच्छा, बेलन में पानी का आयतन शेष बचेगा वो कैसे पता चलेगा? तो बेलन का आयतन निकालेंगे और माइनस जो ये आकृति बनेगी ना उसका आयतन, ठीक है? एक तो बेलन का आयतन निकालेंगे माइनस जो ये आकृति, आकृति कौन सी है? शंकु और अर्धगोले से बनी हुई जो आकृति उस पानी के अंदर डालेंगे ना, तो उसका आयतन माइनस में करेंगे तो क्या निकल आएगा? जो शेष बचा हुआ पानी उसका आयतन निकल आएगा। अब एक चित्र बनाते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? शंकु और अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया हमारा अर्धगोला और इस पर एक शंकु बनाना है, अर्धगोले पर एक शंकु। मान लीजिए ये हमने एक शंकु बना लिया अर्धगोले के ऊपर। अब क्या है कि ये 60 है, ठीक है? बेलन का नहीं, ये किसका? शंकु का। और ये अर्धगोले की, दोनों की जो त्रिज्या है वो 60 है, यानी कि यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 है। दोनों की त्रिज्या है भाई, शंकु की त्रिज्या वो भी 60 और इस बेलन की इस अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 60, ठीक है? मतलब इस शंकु की त्रिज्या वो भी 60 है और इस अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 60 है। लेकिन शंकु की ऊंचाई हमें कुछ दे रखी है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है क्या? 120 सेंटीमीटर। भाई लिखा है यहाँ पर कि ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। और जब ये 60 है तो यहाँ ये भी तो इतना 60 ही होगा, क्योंकि ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले में त्रिज्या चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले वो 60 ही होगा। तो ये वाला अगर इसको मान लें कि ये 60 है, अच्छा तो टोटल मिला के 120 और 60 मतलब 180 हो गया। लेकिन इससे अभी हमें कोई यूज नहीं, इसका अभी हमें कोई यूज नहीं है। आगे क्या है? इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, या बेलन की तली को स्पर्श करेगा। यानी कि हमें ऐसे बनाना है कि जो बेलन हम बनाएंगे ना ये उसको टच कर रहा होता है। ये देखिए नीचे वाला ये पॉइंट इस बेलन की तली को टच करेगा। ये ऐसे हमको एक बेलन बनाना है, यहाँ पर बेलनाकार एक चित्र बनाना है।
तो ये नीचे को टच कर रहा है, फिर ये ऊपर को भी टच करेगा। अच्छा क्यों टच करेगा? क्योंकि इन्होंने बोला है कि उसकी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 180 है। बेलन टोटल 180 सेंटीमीटर ऊंचा है, 180 सेंटीमीटर ऊंचा है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी ऊंचाई हमारी 120 और 60 मिला के 180 ही तो हो रहा है। तो यानी कि ऊपर भी ये टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है। ठीक है, ये इससे हमको समझ में आया कि दोनों ओर ये टच ही कर रहा है। तो अब कैसे निकाल, अच्छा क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे। तो आर तो हर हाल में हमको 60 ही लेना है, चाहे वो बेलन का लेना हो, चाहे वो शंकु का लेना हो, और चाहे वो अर्धगोले का। आर तो हमको 60 ही लेना है। ठीक है, अब इस शंकु की ऊंचाई बची और बेलन की ऊंचाई, दो लोग की ऊंचाई लिखना है, दो चीजों की ऊंचाई लिखना है। किसकी? अब इसमें दो चीजों की ऊंचाई लिखना है, किसकी? शंकु की ऊंचाई और इस बेलन की ऊंचाई। तो अब हम यहाँ मान लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, और h1 हम लेते हैं 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या? और जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई h2 मान लेते हैं, और h2 क्या है? 180 सेंटीमीटर, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, शेष बचे हुए पानी का आयतन हमको ज्ञात करना था भाई, यही तो ज्ञात करना है कि शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन। तो कैसे निकालेंगे? बराबर क्या करेंगे, ये जो बेलन है ना, सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और माइनस में क्या, जो वो ठोस आकृति है तो माइनस में ठोस का आयतन, ठोस यानी ठोस आकृति का आयतन, ठोस आकृति। अच्छा ठोस आकृति कौन सी, वो भी लिखेंगे यहाँ पर, ठोस आकृति का आयतन। तो ठोस आकृति क्या थी? तो पहले बेलन का आयतन क्या है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के लिए जो हमको ऊंचाई लेना है, बेलन के लिए जो ऊंचाई लेना है हमको h2 लेना है, तो यहाँ पर तो h2 लिखेंगे। बेलन के आयतन में भाई आर तो सबका सेम है, तो यहाँ पर तो आर लिख दिया, लेकिन जो बेलन का आयतन में जो ऊंचाई लिखेंगे बेलन की, वो h2, क्योंकि हमने बेलन की ऊंचाई, यहाँ चलिए ऊंचाई ही लिखे दे रहे हैं, ऊंचाई को हमने क्या माना है, h2 माना है, तो यहाँ पर h2 लिखेंगे माइनस। और ठोस आकृति हमारे पास क्या थी, तो यहाँ शंकु का आयतन, भाई यही तो लिखेंगे, शंकु का आयतन, और किसका प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अब पाई आर स्क्वायर h2 माइनस, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर, और आर सबका सेम है तो पाई आर स्क्वायर h, और शंकु के लिए जो h लेना था हमको वो h1 लेना है, प्लस 2/3। और अर्धगोले का आयतन हमको क्या लेना है, अर्धगोले का 2/3 पाई और आर। अच्छा आर सबका सेम है तो यहाँ पर सीधे सीधे R3 लिख देते हैं, क्योंकि आर तो सबका सेम है। अब देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों से हमको क्या कॉमन मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन मिल रहा है। लिख लेंगे क्या, अंदर क्या बचा, h2 माइनस, यहाँ अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पाई और आर स्क्वायर, इतना तो चला गया भाई, ये सब तो कॉमन चला गया। क्या बचा, 1/3 और h1, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं h1/3। भाई 1 और h1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 आएगा अपॉन में 3, प्लस 2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2/3 यहाँ पूरा पूरा लिख लेंगे, 2/3। और पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ 3 पाई है तो यहाँ पाई आर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है, तो 2/3 तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये बचा हुआ पोर्शन है। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आर क्यूब था, एक आर तो बचा है भाई, 3 आर थे तो एक आर बचा, सीधी सी बात है, तो यहाँ हम एक आर लिख देंगे, तो हमारे पास इतना बचा। अब पाई, अच्छा आप सीधे सीधे मान रखते हैं इसमें, चलिए पाई का मान रखते हैं, इसको कट करके, यहाँ ये कट है कुछ नहीं है, तो 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ H2 हमें लेना है कितना, 180, H2 का मान क्या लेना है, 180। यहाँ लिख देंगे 180 माइनस, तो यहाँ h1, और h1 क्या लेना है हमको, 120 लेना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 120/3 और प्लस 2/3, और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू हमको 60 लेनी, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। तो ये कुल मिलाकर टोटल हमने बना लिया इसको। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे 22/7 गुणे 60 का 60 की जब 60 से गुणा करेंगे यानी कि 60 का स्क्वायर, तो कितना 3600 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ 3600 लिख सकते हैं भाई, चिचरंग 3600, 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे। मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 180 ऐसे लिखा रहेगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का इसको 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ कितना आ गया, 40 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ 40 लिख लेंगे, प्लस यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 20, तो 20 की 2 से गुणा करेंगे 40, तो यहाँ अंदर भी 40 आ गया। यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे करके, क्योंकि बाहर एक बड़ा ब्रैकेट है। चलिए अब यहाँ 22/7 की वैल्यू रख लेते हैं, तो 22/7 का मान होता है 3.14। अच्छा एक अंक और बढ़ा के रखते हैं, तो 3.143 इतना मान रखते हैं पूरा, क्योंकि आंसर फिर एक्यूरेट नहीं आएगा अगर हम 3.14 लेंगे ना,
तो आंसर उसमें एक्यूरेट नहीं आएगा, आंसर में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस जरूर आएगा। तो जैसे हम इतना मान लेते हैं, यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 3600, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये 40 कितने 80 हो जाएंगे, और अगर 180 में से हम 80 घटाते तो हमारा 100 बचेगा, यहाँ हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ 3.143, ठीक है, और मल्टीप्लाई 36, और यहाँ यहाँ 36 और यहाँ 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 36 लिख लेंगे और आगे 4 जीरो ऐसे करके लगा देंगे। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई 36 से करना है, ठीक, तो करेंगे, यहाँ साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3.143 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 36 से, और जो 4 जीरो है ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 18 और 6 चौके 24 और 1 25 और 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तियां 18। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर ली 6 की। अब हमें करना है 3 की मल्टीप्लाई। तो 3 तियां 9 और 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4 3 दूनी 6। तो ये हमने लिख लिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 5 4 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 और हासिल 1। अच्छा, ये 3 तियां यहाँ पे 9 लिखना था, ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको। 3 तियां 9, तो 9 1 10 और 1 11। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। अच्छा, अभी पॉइंट नहीं लगाते, अभी ना इनके सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि हमारी मल्टीप्लाई आई कितनी है। तो लिख लेते हैं क्या, 11 31 48 और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो अब पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा भाई, 1 2 3, तो 1 2 3, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 1 1 3 1, और यहाँ कितना 4 है तो 4, ठीक है, 8 0 यहाँ। अब पॉइंट यहाँ लगाएं या ना लगाएं, चलिए लगा लेते हैं। फिर एक बार हम ये भी लिख सकते हैं 1 1 3 1 4 8 0, ये लिख लिया हमने, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। अगर हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, भाई यही तो हम लिखते हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब हमें लिखना हो तो यहाँ पर 100 की घात 3 कर देंगे, तब ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भाई अगर 1 मीटर क्यूब लिखना हो तो 100 की घात 3 कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर आया है, इसमें 100 की घात 3 से हमें भाग करना है, तो हमारा आंसर मीटर क्यूब में आएगा। अभी ये आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हमें किससे भाग करना है, ये चलिए ये तो हमने साइड में आपको लिख के समझाया है। अब इसमें देखिए क्या, 1 1 3 1 4 8 0 और 100 की घात 3, 100 की घात 3 का मतलब होगा, ठीक है, 100 की घात 3 का मतलब होगा कि 100 गुणे 100 गुणे 100, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ 1.131480, यहाँ पॉइंट लगेगा। लेकिन हम पॉइंट के बाद या तो 2 अंक लेते हैं या तो 3 अंक लेते हैं, तो मैक्सिमम 3 अंक ले सकते हैं। तो 1.131, भाई 1.131 इतना ही लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। और क्या लिख देंगे इसमें, मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, हमें इसको चेंज करना था, इसलिए हमने इसको मीटर क्यूब में लिख दिया और चेंज कर दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार कांच का बर्तन है और गोलाकार कांच का बर्तन है और उसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की। तो चित्र बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कोई गोलाकार कांच का बर्तन बना लिया और इसकी जो गर्दन है इस तरह से, कोई चित्र इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो जो इसकी गर्दन है ये कैसी है, ये बेलनाकार है। तो ये हमारा कुछ ऐसा चित्र बना हुआ है। अब बोला है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो शायद इस जो ये गर्दन है ना, इसकी लंबाई, इतनी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, या फिर नहीं, सिर्फ इतने की लंबाई ही 8 सेंटीमीटर है, और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास, व्यास मतलब ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो आधा त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये इतना है त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, और जो ये गोलाकार भाग है ये, इसका जो व्यास है बोला है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का जो आयतन है, यानी एक बच्चे ने इसका आयतन निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 हमको इसमें लेना है। यानी कुछ नहीं करना है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ इसका आयतन ही निकालना है और ये चेक करना है क्या उस आयतन का आंसर ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है आंसर ये, तो लिख देंगे कि हाँ जो बच्चे ने आंसर ज्ञात किया है वो सही है।
और अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो लिख देंगे नहीं बच्चे का आंसर गलत था, हमारा आंसर ये आ रहा है। तो बस इसमें यही करना है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो ये बेलनाकार भाग है तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या, और इसमें त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए R1 R2 मानेंगे। तो ये R1 मानेंगे और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। भाई व्यास इसका 2 सेंटीमीटर था, इसलिए त्रिज्या कितनी 1 सेंटीमीटर। तो फिर ये ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई लिख देते हैं। तो ये क्या h बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये जो व्यास दे रखा है ना ये गोलाकार भाग का है, तो गोलाकार भाग लिख लें या गोला लिख लें, गोले, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R बराबर 8.5/2, 2 अपॉन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 8.5 तो पूरा व्यास है, तो 8.5/2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे इसको, और जहां कहीं पे आएगा उसको कट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखना है हमें, जो ये चित्र बना हुआ है ना गोलाकार कांच का बर्तन, तो इसका हमें आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये जो गोला है उसका और फिर ये बेलन है, या पहले बेलन का किसी का लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस ये क्या है गोलाकार भाग है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन ये लिख लिया हमने। अब बेलन का आयतन क्या है हमारे पास, पाई आर। अच्छा, इसकी बेलनाकार भाग के लिए R1 लेना है तो पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, और गोले का 4/3 होता है, और क्या पाई आर, इसका क्या लेना है हमको R2। गोले की त्रिज्या को R2 यहाँ 2 लिख देते हैं, तो R2, और यहाँ पर क्या पूरे की घात 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों से हमें अधिक से अधिक क्या कॉमन मिल रहा है, नहीं सिर्फ और सिर्फ पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा R1 का स्क्वायर H, और प्लस यहाँ क्या 4/3, और यहाँ R2 की घात 3। अब मान रखेंगे, पाई का मान हमें 3.14 लेना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है। फिर R1 का स्क्वायर, और R1 की जगह हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। भाई R1 का मतलब बेलनाकार, तो हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। 1 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और H हमको 8 लेना है तो 8 लिख देंगे 4/3। और R2 हमें क्या लेना है, R2 लेना है 8.5/2। इसको 3 बार लिख लेते हैं 8.5/2, और यहाँ पर भी 8.5/2। तो बस इतनी सी मल्टीप्लाई इसमें करना है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी मल्टीप्लाई इसमें कुछ है नहीं, सब सिंपल से नॉर्मल से कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ही 4 पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है करने के लिए, तो लिखेंगे 3.14। यहाँ से तो 8 1 कम 8, पूरा 8 ही लिखा रहेगा, प्लस अब यहाँ इन तीनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलिए साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.5 8.5 वो करते हैं 25 25 का 5 हासिल 2, 5 8 40, 2 42, 42। ठीक है, 5 8 40 और 8 8 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। 5 2 8 4 12 के 2 हासिल 1, ये 7 आ गया हमारा 72 और 25। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है 72 और 25। पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब किसकी मल्टीप्लाई, अब 8.5 से एक बार और इसकी ही मल्टीप्लाई एक बार 8.5 से और कर लेते हैं। 8.5 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो 55 25 और 2 हासिल 5 दूनी 10 तो 12, 1 हासिल 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1 हासिल 1 और 5 से 35 और 1 36, ये आ गया। अब 8 से करते हैं 8 40, 8 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 16 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18 हासिल 1, 8 7 56 57, ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई। 2 1 6 8 14 का 4 हासिल 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1, ये हमारा आ रहा है 614125, ये आ रहा है। और पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट 2 अंक थे, यहाँ 1 अंक था, मतलब 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा हमारा कुल मिला के। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 614.125। अब ये अपॉन में यहाँ 1 है, ठीक है, अब ये अपॉन में 3 है और ये 2 है, तो 3 2 जा कितना 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, और 6 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 यहाँ लिख के 6 1 जा 6, 1 बचा 0 लगा लेंगे, 4 उतारेंगे तो 6 2 जा 12, 2 बचेगा 1 उतार लेंगे तो 6 3 जा, यहाँ पॉइंट भी लगा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 3 जा 18, यहाँ 3 बचेगा 2, 6 5 जा 30, 2 बचेगा 5 और 6 4 जा 24, तो ये हमने लिख लिया। तो साइड में करते जाते हैं 3.14, यहाँ 8 प्लस इनका जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड हमारा आया है 10
2.354 ये हमारा डिवाइड आया इसका। अब 3.14 मल्टीप्लाई, अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 354, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। 8 में 2 जुड़ेगा 10 और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ ये 110.354। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं साइड में मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या है 110.354 और यहाँ है 3.14, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 1 21, 4 दिया 12 13 14 और 4 यहाँ 1 लिख देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4, फिर 1 से करेंगे तो 4 5 3 0 1 1, फिर यहाँ 2 कट लगा लेंगे 3 से, 3 चौके 12 12 का 2 और 3 बचे 15, 1 16, 3 तिया 9 और 1 10 10 का 0, एक यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, 6 4 1 5 और 4 5 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 और 11 का 1 हासिल 1, फिर यहाँ 5 और यहाँ 4 1 5 1 6 और 3 1 4 और यहाँ कितना 3। अब पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 1 2 3 5 अंक बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। क्या इसका जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 346.51156। अब पॉइंट के बाद या तो 2 अंक या 3 अंक लेके छोड़ देते हैं, तो 346.5 यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए 1 अच्छा लिख देते हैं, 2 1 है 1 1 ले लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, ये आंसर आएगा। और जो बच्चे ने जो आंसर निकाला था इसका, यहाँ देखिए जो बच्चे ने निकाला था 345 निकाला था, तो हमारा क्या रहा है 346.51। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी लिख देंगे भाई, ये तो हमारा इसका आंसर आ रहा है, लेकिन क्या लिखेंगे कि बच्चे का उत्तर 345, बच्चे का उत्तर यही था। सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ये इसमें और लिखना था। चलिए कंप्लीट हो गया आपका ये 12.2 भी।